लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात है आज की एक और बड़ी खबर की। दिल्ली से 1167 किलोमीटर दूर लद्दाख के डेप्सांग से बहुत बड़ी खबर आई, जहां अगर आप अपनी कार से जाना चाहें तो आपको 28 घंटे का वक्त लगेगा, और अगर इस दूरी को पैदल नापना चाहते हैं तो 283 घंटे का वक्त लग जाएगा, क्योंकि यह चीन का बॉर्डर है, जहां अभी तक भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। उनके शेड बने थे, अस्थायी टेंट लगे थे, लेकिन ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के ठीक पहले भारत और चीन के बीच एक बार फिर समझौता हुआ और यह तय किया गया कि दोनों देश इस इलाके में चल रहे विवाद को बातचीत से सुलझाएंगे, 2020 से पहले वाली स्थिति बनाएंगे, सैनिकों को पीछे हटाएंगे, रैंडमली पेट्रोलिंग करेंगे, एक दिन भारतीय सेना एक दिन चीन की सेना, यानी एक दूसरे को मौका देंगे। इतना सब कुछ करने के लिए भारत ने 4 साल 4 महीने तक चीन के सामने 56 इंच की छाती के साथ खड़ा रहने का फैसला किया, और देर सवेर चीन को समझ आ गया कि यह नया भारत है, यहां विवाद में उलझने का कोई मतलब नहीं है, और उसे अपनी जिद छोड़कर इलाके में शांति बहाल करने की पहल करनी पड़ी। लेकिन क्या वाकई यही स्टोरी है? नहीं, इसके पीछे की कहानी कुछ और है। वो है चीन के बूढ़े होने की कहानी। इनसाइड स्टोरी भी हम आपको इसकी बताएंगे, लेकिन पहले पूरी खबर जान लीजिए। 2 दिन पहले रूस के कजान शहर में जब 16वां ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था, तो पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। इस दौरान न केवल दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की, बल्कि कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत भी की। हालांकि इससे पहले ही चीन और भारत में इस बात को लेकर समझौता हो चुका था कि लद्दाख के देप्सांग और देमचोक इलाके में चल रहे गतिरोध को खत्म किया जाएगा, यहां से सैनिकों के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, पेट्रोलिंग का रास्ता साफ किया जाएगा। समझौते पर सहमति को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रालय की ओर से इसे लेकर बयान भी जारी कर दिया गया था, वो भी ब्रिक्स समिट से पहले। और अपने इसी वादे को पूरा करते हुए चीन और भारत की तरफ से देप्सांग देमचोक इलाके से सेनाओं ने आज पीछे हटना शुरू कर दिया, और न केवल इलाके से सेनाएं पीछे हट रही हैं, बल्कि दोनों ही देशों की तरफ से बनाए गए अस्थायी टेंट और स्ट्रक्चर्स भी हटाए जा रहे हैं। इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। समझौता क्या हुआ है वो भी जान लीजिए। समझौते में लद्दाख के देप्सांग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति बनी, लेकिन देमचोक के गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग में गश्त को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। देप्सांग भारतीय सेना के मुताबिक सैनिक अब गश्त के लिए देप्सांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी गलवान घाटी, गोगरा हॉट स्प्रिंग यानी PP-15 और PP-17 बफर जोन है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि यहां पर गश्त को लेकर बाद में विचार किया जाएगा। अब बफर जोन क्या होता है? बफर जोन वो जोन होता है जो 2 देशों के सीमा के बीच का एक हिस्सा होता है, एक ऐसा इलाका जहां दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकती। यह जोन 2 देशों की सीमाओं को अलग अलग बांटता है और बीच का एक एरिया डिसाइड होता है। लेकिन भारत चीन के बीच विवाद वाले इलाके कई थे जहां पेट्रोलिंग रोकने का फैसला कर लिया गया। भारत और चीन के बीच एलसी पर 5 जगहों पर देप्सांग, देमचोक, गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग में संघर्ष था। हालांकि गलवान विवाद के बाद भारत और चीन के सेनाओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई। इस बातचीत के जरिए दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए रास्ता तलाशा गया, जिसके बाद गलवान, पेंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग से सेनाएं पीछे हट गईं। लेकिन देप्सांग और देमचोक में सेना की मौजूदगी से संघर्ष का खतरा लगातार बन रहा था। देप्सांग में पेट्रोलिंग करना भारत के लिहाज से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि काराकोरम दर्रे के पास दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से 30 किलोमीटर दूर है। पहाड़ियों के बीच यह इलाका बिल्कुल सपाट है, जिसका इस्तेमाल सैन्य गतिविधि में किया जा सकता है।
वहीं डेमचोक का इलाका सिंधु नदी के पास पड़ता है। अगर यह चीन के नियंत्रण में चला जाता तो इससे उत्तर भारत के राज्यों में पानी की आपूर्ति पर असर पड़ने का खतरा था और इसलिए यहां पर भारतीय सेना 4 साल 4 महीने सीना ताने चीनियों के सामने डटी रही और अब इन चीनियों के अक्ल ठिकाने आए। टेप्संग और डेमचोक में हटाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो ये अच्छी बात है। तो फूक फूक पर आगे कदम बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान में। अब पहले वाला हिंदुस्तान भी नहीं रहा ना, क्योंकि हिंदुस्तान जो है अब पूरा टक्कर लेने वाला है, जो कि हमने गलवान के समय में देखा। चाइना मन मर्जी नहीं कर सकता है। तो हम लोग जो लद्दाखी है, खासकर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हम तो सब कुछ कर साक्षी है। तो हम उम्मीद करते हैं इस बार आगे बढ़ेगा ठीक तरह से और दिल से चाहते हैं कि शांति हो बॉर्डर पर। लेकिन विवाद की मुख्य वजह यह है कि कभी भी भारत और चीन के बीच में कोई ऑफिशियल बॉर्डर तय नहीं हुआ, जिसकी वजह से चीन के दावों की हर रोज नई नई खबर सामने आती है। हर रोज चीन सुख उठता है और एक अलग नक्शा बनाकर भेजता है। कभी चीन लद्दाख में तनकर खड़ा हो जाता है, कभी पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लगी 90,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को अपना बताने लग जाता है, कभी दक्षिण तिब्बत को अपना हिस्सा मानने लग जाता है। 2 मार्च 1963 को हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने चीन जम्मू कश्मीर की 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी। इसके अलावा लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन का पहले से कब्जा है 1962 के बाद से। इस तरह कुल 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अभी विवाद है जो चीन के कब्जे में है। इन विवादों को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच कई बार समझौते भी हो चुके हैं, जिसमें 1993 का पैक्ट जो है 1993 का समझौता सबसे अहम है कि किसी भी विवाद को बातचीत से सुलझाया जाएगा, हथियारों से नहीं। 1996 में यह तय किया गया कि एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कोई गोली बंदूक नहीं चलाएगा। इसलिए आपने देखा होगा गलवान की तस्वीर अगर आपको याद होगी तो यहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने, रॉड डंडे, ये देखिए तस्वीरें। यहां पर जब झड़प हुई थी तो यहां पर बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ था, यहां पर रॉड का इस्तेमाल, डंडे का इस्तेमाल किया था चीनियों ने। इसके बाद तो भारतीय सैनिकों ने वो सबक सिखाया जिसको चीन की सरकार तक कबूल करने में डरती है। हालांकि 1993 के बाद फिर 2005 में समझौते हुए, 2012 में समझौते हुए, 2013 में समझौते हुए और अब एक बार फिर से 2024 में समझौता हुआ है। चीन आज की तारीख में यह बात सच है कि दुनिया की महाशक्तियों में गिना जाता है और बड़ी बात यह है कि वो अपने सामरिक विस्तार में लगा हुआ है। इसके साथ साथ वो अपने क्षेत्रीय विस्तार को भी जोर देता रहा है और इसके लिए वो सीधे अमेरिका को चुनौती देने की भी कोशिश कर रहा है। कूटनीतिक तौर पर अमेरिका को शिकस्त देने की मुमकिन कोशिशों में लगे रहने वाली चीन की चालाकियां, खासकर हिंदुस्तान के खिलाफ उसकी नीति छिपी नहीं है। तो सवाल उठता है कि चीन के रुख में नरमी के पीछे की खास वजह क्या है? कोई पाखंड है, कोई चाल है, कोई मजबूरी है या चीन के लिए यही जरूरी है? अच्छा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। बस आपको पिछले महीने आई एक रिपोर्ट समझ आ जाए तो आप पूरा खेल समझ जाएंगे, जिसमें यह बताया गया है कि चीन में युवाओं की आबादी लगातार घट रही है। प्रजनन दर, बर्थ रेशियो जमीन पर लेट चुका है, जिसकी वजह से चीन अपने बुजुर्गों को भी काम पर लौटने को कह रहा है। नेशनल कमिटी ऑन एजिंग ने सिल्वर एज एक्शन पहल के तहत 20 सितंबर को एक गाइडलाइन जारी की। खबर यह मिली कि चीन की बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में देश की जनसंख्या का 21% से ज्यादा हिस्सा 60 वर्ष की उम्र को पार कर गया है और अनुमान और स्टडी ये बताते हैं कि 2035 तक चीन की 1/3 आबादी 60 वर्ष के पार चली जाएगी। यानी चीन विश्व का सबसे उम्र दराज मुल्क कहलाएगा या सबसे ज्यादा उम्र दराज मुल्कों की कतार में उसकी गिनती होगी। यानी कि इसका दूसरा पक्ष यह है कि इससे काम करने वाली आबादी में तेजी से कमी आई। इसे देखते हुए चीन की सरकार युवाओं को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और बुजुर्गों को भी काम करने के लिए कह रही है। मैं आपको एक बार फिर से गलवान की तस्वीर दिखाना चाहता हूं और गलवान की अंदर की बात बताना चाहता हूं। पहले आप गलवान में जो झड़प हुई थी उसकी तस्वीर देखिए।
जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए। अब गलवान की तस्वीर की कहानी यह है कि चीन ने जितना बताया उससे 100 गुना ज्यादा चीन को मार पड़ी। भारतीय जवानों ने चीनियों का सही तरीके से इलाज किया। तो आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि 4 साल तक क्यों संघर्ष की स्थिति बनी रही। दरअसल चीन सीधे तौर पर भारत से उलझने से बचता रहा, लेकिन चीन के ऊपर, चीन की सरकार के ऊपर उसके देश का प्रेशर यह था कि चीन भारत को जवाब दे। लेकिन भारत की इस इलाके में स्ट्रेटेजिकली और ज्योग्राफी की ताकत को देखते हुए, भौगोलिक ताकत को देखते हुए, क्योंकि भारतीय सेना यहां हाइट्स पर है, चोटियों पर है, चीन सीधे भिड़ता तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन चीन की सरकार को अपनी साख भी बचानी थी, इसलिए चीन ने 3 से 4 साल तक इस इलाके में यथास्थिति मेंटेन करने की कोशिश की, जिससे चीन में यह संदेश जाए और जिनपिंग की बेहतर साख बने कि भारत के सामने चीन सीना ताने खड़ा है। लेकिन असल बात तो यह है कि यह चीन की मजबूरी थी, क्योंकि जिस तरह की मार चीनी सैनिकों को यहां पर पड़ी, उसके बाद चीन की जो सेना है और चीन की जो सरकार है, उसे अपनी साख और इज्जत दोनों बचानी थी। इसलिए चीन के सैनिकों ने यहां रुकने का फैसला किया। लेकिन अब 4 साल के बाद डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो चुकी है।